नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जियो पॉलिटिक्स चूहे बिल्ली के रफ्तार से चल रहा है। कभी चूहा आगे, कभी बिल्ली पीछे, कभी बिल्ली आगे, चूहा पीछे। ऐसा ही चल रहा है। कल भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। भारत में तो हर्षोल्लास था ही, लेकिन पूरी दुनिया में हर्षोल्लास होने लगा। कमाल हो गया। वैसे एक कस्टम है, एक परंपरा है, लोग एक दूसरे देश की स्वतंत्रता या गणतंत्र दिवस इस तरह के मौके पर उनको बधाई देते रहते हैं। लेकिन कल बड़ा अजीब हुआ। बधाई संदेश में बड़ी अच्छी अच्छी बातें आई। यकायक इतने माशूक पैदा हो गए, वो भी मोदी के चाहने वाले, बड़े माशूक। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब, उर्सुला बोंडेर बड़ी अच्छी पोशाक में थी कल, जच भी रही थी, खूबसूरत भी लग रही थी। उर्सुला पूरा कटोरा लेकर के पहुंच गई हैं। कटोरा उन्होंने खोल दिया। 34 से 38-40 करोड़ के आसपास की, 40 से तो नीचे ही आबादी है अमेरिका की। यहां उर्सुला 20-25 करोड़ की आबादी को रिप्रेजेंट कर रही थी। उर्सुला के साथ एंटोनियो कोस्टा भी पहुंच गए साहब। एक यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन कमीशन की चेयरपर्सन और एक काउंसिल के अध्यक्ष। अब कमीशन और काउंसिल दो अलग अलग ब्रांच हैं यूरोपियन यूनियन के, लेकिन मजबूत बॉडी है। उस कमीशन के एक चेयरपर्सन है उर्सुला, और काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो कोस्टा। ये दोनों पहुंच गए भारत, और भारत ने बड़ी मेजबानी की। वो गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट थे। हर साल कोई ना कोई दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष या कोई गणमान्य व्यक्ति हमारे देश के गणतंत्र दिवस में मेहमान होते हैं, और इस बार यूरोपियन यूनियन के ये दोनों प्रतिनिधि हमारे मेहमान थे। सिर्फ इतनी तक बात नहीं थी कि मेहमान थे, मेहमान नवाजी हमने कर ली, हो गई। नहीं, इस बार यूरोपियन यूनियन के इस दो व्यक्तित्व का भारत में आना, हालांकि क्यूबाइब नेटवर्क उर्सुला बोंडेन के बारे में और यूरोपियन यूनियन के बारे में नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। क्योंकि ये उर्सुला बोंडेन जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी बहुत एक्टिव हैं, कॉलेज स्वाब के साथ वहां भी बहुत एक्टिव रहती है। पूरा यूरोपियन यूनियन का एक प्रकार से नेतृत्व करती रहती है। इनके पास कोई चारा नहीं है। छोटी सी आबादी है, 20-25 करोड़ के सभी देशों को मिला करके उनको ये रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये जगह ब जगह जहां इनको मौका मिलता है यूरोपियन यूनियन के हित की बात करना, यूरोपियन यूनियन के बारे में सोचना, विचार करना, वहां ये पहुंच जाती है। कोई भी फोरम हो, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी ये जाती रही थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर हम सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो डायनामिक्स है वो बदल गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, जिनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को खुद ट्रंप कह रहे थे कि ये इलीट क्लब है, ये दुनिया के कुछ बिजनेस व्यापारी घरानों ने एक एलीट क्लब बनाया हुआ है जिसे वो रिजेक्ट करते हैं। कल तक वो रिजेक्ट कर रहे थे माननीय डोनाल्ड ट्रंप। इस बार वो रिजेक्ट नहीं किया। इस बार उस फोरम को पूरा हाईजैक कर लिया और अपना एक प्रकार से फिफ्डम बना करके चलाया। किसी की हैसियत नहीं हुई, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के किसी भी मंच पे, एक दो मंच को उन्होंने साझा किया, किसी भी मंच पे ये पूछा जाए कि ये ग्रीनलैंड को लेकर के आप उलूल जुलूल क्यों बोल रहे हैं। डरते डरते दबी जुबान में अगर कोई सवाल पूछ भी रहा था तो दबी जुबान में पूछ रहा था। और अगर किसी ने पूछ दिया, फ्रांस ने कोई सवाल खड़ा कर दिया, तो ऐसा मजाक उड़ाया डोनाल्ड ट्रंप ने, कहा कि वो चश्मा लगा के बोल रहा है, ही इज लाइक ए जोकर। कुल मिलाकर के वर्बेटिम जोकर नहीं कहा, लेकिन वो उनका लबोलुआब ये था कि वो जोकर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन, वो क्या बोल रहा है, वो चश्मा लगा करके ब्रीफ कर रहा है। तो ये पोशाक को लेकर के बड़ा कंसर्न रहते हैं माननीय डोनाल्ड ट्रंप। आपको याद होगा जेलेंस्की को उन्होंने किस तरह से अपमानित किया, कहा कि तुम पहले यूनिफॉर्म में आया करो। ये क्या तरीका है कि टी शर्ट पहन लिए पहुंच गए प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। और इसको डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तौहीन माना था।
उन्होंने कहा कि मेरी तौहीन और नहीं, मेरे भारत अमेरिका के राष्ट्रपति की तौहीन है। क्या आप अमेरिका के राष्ट्रपति को कुछ समझते ही नहीं है? बिना फॉर्मल ड्रेस में आप टी-शर्ट पहन के चले आए मिलने के लिए, बड़ी डांट फटकार लगाई। जबकि जेलेंस्की को कहा था कि भैया पोशाक ठीक से पहन के आना, वो माने नहीं। दूसरी दफा जब जेलेंस्की गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बजाबता ब्लैक एक प्रिंस कोट टाइप का वो पहन के गए थे। फिर भी पूरी तरह से ड्रेसअप होकर के टाई में, कोट में, सूट में वो नहीं पहुंचे। तो इसको लेकर के जो अपमानित किया जेलेंस्की को, तो वो तो उन्होंने किया ही किया। इस बार जब वो आए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो पूरी तरह से मजाक उड़ाया, कहा कि चश्मा पहन के आप पब्लिक गैदरिंग को ब्रीफिंग करते हो, तुम तो कृतघ्न हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पूरे यूरोपियन यूनियन को अमेरिका कैसे बचाता है? तुम्हारे ऊपर सैनिक का पूरा एक्सपेंडिचर जो है अमेरिका देता है, 65% से अधिक एक्सपेंडिचर है नाटो का। तो यूरोपियन यूनियन को भी उबारते हैं, सैनिक देकर के भी तुमको दुनिया से बचाते हैं। दुनिया से क्या बचाना? रसिया से बचाना और चाइना से बचाना। भारत तो कोई इस तरह की लड़ाई में पड़ता नहीं है, तो रसिया से बचाते हैं, चाइना से बचाते हैं। दो देश का ये खौफ हमेशा दिखाते रहते हैं ट्रंप साहब। तो अपमानित किया ट्रंप साहब ने, खूब बेइज्जत किया। और ऐसी परिस्थिति में कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? मैं तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्चा करता हूं, अमेरिका तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्चा करता है, और बदले में हम तुमसे तो सिर्फ एक ग्रीनलैंड मांग रहे हैं। 57,000 वहां की आबादी है, और वो मैं इसलिए मांग रहा हूं कि तुम्हारी ही रक्षा करूंगा, क्योंकि अगर चाइना और रसिया हमारे ऊपर हमला करेगा तो इसका मतलब तुम्हारी जान क्यों खतरा है। और ये मांग रहे हैं तो तुम कह रहे हो कि हम गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं आपको विस्तार से बता चुका हूं कि किस प्रकार का ये एक गैंगस्टर के रूप में डोनाल्ड ट्रंप साहब पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। जिसको मर्जी आता है उसको धमकी दे डालते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाकर के इन्होंने फ्रांस की बेइज्जती की, चश्मा उस्मा पर्सनलाइज कमेंट किया कि ये गॉगल्स पहन करके भाषण दे रहा है, इनको तमीज नहीं है, इनको शऊर नहीं है, इस तरह की बात की, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया। लेकिन मैं बात कर रहा हूं मोदी के माशूक बनने की। मोदी किसका माशूक बन गया? जो ट्रंप और उसका ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट कल तक कह रहा था कि भारत को घुटनों पर ला दिया है, उर्सुला बोंडेन और एंटोनियो कोस्टा के भारत पहुंचते ही दिल पे सांप लौटने लगा क्या? स्कॉट बेसेंट के दिल पे, डोनाल्ड ट्रंप के दिल पे, किनके दिल पे सांप सांप लौटने लगा जो इतना दिल हो गया? खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई दी। डोनाल्ड ट्रंप तो छोड़ दीजिए, चाइना ने बधाई दी है मित्रों गणतंत्र दिवस की, और बधाई संदेश में कहा है कि हम दोनों राष्ट्र आपसी विश्वास को और मजबूत करेंगे, दोनों राष्ट्र एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे और आपसी रिश्ते को एक पड़ोसी होने के नाते और मजबूत करेंगे। गणतंत्र दिवस की शुभकामना संदेश में कमाल हो गया। हालांकि एक उद्योगपति है बिल गेट्स, उसने भी बधाई दी। हालांकि उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, आप सबको मालूम है कि क्या है बिल गेट्स। और मेरा उनसे व्यक्तिगत मेरी कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं बिल गेट्स से, लेकिन मैं बिल गेट्स की बात क्यों कहता हूं अब बताने की जरूरत नहीं, आप सबको मालूम हो गया है। बिल गेट्स ने भी बधाई दी। बाकी यूरोपियन यूनियन के तो सर्वे सर्वा भारत में ही थे, चीफ गेस्ट ही मौजूद थे। तो पूरा यूरोपियन यूनियन समझ लीजिए, 27 देश, 32 देश, यूरोप के सारे देश का रिप्रेजेंटेशन आ गया उर्सुला और एंटोनियो कोस्टा के रूप में। डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई दे दी और सी जिनपिंग ने बधाई दे दी। बाकी दुनिया के देश बधाई दे ही रहे हैं, सबने दी बधाई। लेकिन यह महत्वपूर्ण क्यों है? इतने माशूक कैसे बन गए? इतना उन सारे नेताओं का दिल मोदी पे आने लगा यकायक। भाई ये कैसे हो गया? बहुत महत्वपूर्ण खेला है। खेला क्या है मित्रों? अब्राहम लिंकन युद्धपोत निकल चुका और मिडल ईस्ट पहुंच चुका। पहले हुआ कि निकला है वापस हो गया, लेकिन दूसरा युद्धपोत
यूएस का दूसरा युद्धपोत मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है और उसमें मिसाइलें तन गई हैं। खबर हो रही है और ट्रंप ने ट्वीट भी किया, आई होप वी शैल नॉट यूज आवर मिसाइल और आवर युद्धपोत, दो इट इज मूविंग टुवर्ड्स ईरान एंड मिडिल ईस्ट। ये ट्वीट किया। अब एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि हम उधर बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान को मिलाकर के आपने देखा होगा कि पीस बोर्ड उन्होंने बनाया है, ये शहबाज शरीफ एकदम जमूरा है। ये मैं हैरान हूं, पाकिस्तान का ये बिल्कुल जमूरा प्रधानमंत्री ये पहुंच करके वहां ताली बजा रहा था, इस तरह से कर रहा था कि पूरे पाकिस्तानी समाज में इसके खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए। लोग बोलने लगे कि इसने पाकिस्तान की अस्मिता को गिरवी रख दिया, इसने बेच दिया। इसके पहले तो मौलाना मुनीर बेच के आया था और ये जिस तरह से व्यवहार कर रहा था अपने ही मुस्लिम देश के खिलाफ, अपने ही गाजा के मुद्दे पर उसने पीस बोर्ड बनाया है और फिलिस्तीन को लेकर के फिलिस्तीन मार्च निकलता था पाकिस्तान में। अब उसको ये क्या जवाब देंगे? तो ये है पाकिस्तान का असली रूप, वो किसी का नहीं है, वो एक अपॉर्चुनिस्ट बिरादरी बन चुका है जो अपनी ही कौम को धोखा दे रहा है। कम से कम फिलिस्तीन के मुद्दे पर तो पीस बोर्ड में शामिल नहीं होता। पीस बोर्ड में क्यों शामिल हो रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को वहां अपना रियल एस्टेट बनाना है। उसका दामाद, डोनाल्ड ट्रंप का दामाद प्रेजेंटेशन दे रहा है। क्रॉनी कैपिटलिज्म का इससे बीभत्स रूप आपको देखने को नहीं मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप का दामाद इवन डब्ल्यूईएफ में भी वो प्रेजेंटेशन दे रहा है कि कैसे हम गाजा को आगे बढ़ाएंगे। 60 देशों को निमंत्रण दिया, 15-16 देश गए। वो 2 कौड़ी के जो देश हैं वो पहुंचे इनके पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए, तो पाकिस्तान भी पहुंच गया। भारी थू-थू हो रही है और ये कोई दुनिया नहीं, दुनिया जो कर रही है कर ही रही है, पाकिस्तान की आवाम शहबाज शरीफ को थूक कर रही है। इतना धिक्कार हो रहा है शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में। अभी कुछ दिन पहले वेनेजुएला के मुद्दे पर यूएन में पाकिस्तान का जो रिप्रेजेंटेटिव था उसने जो अपना स्टैंड लिया था वो बड़ा साधा हुआ स्टैंड था। उसने कहा कि हम अभी वेनेजुएला के घटना को दूर से देख रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, ये कहा था पाकिस्तान के यूएन रिप्रेजेंटेटिव ने। लेकिन इनका खुद ही ये जो ढोल बजाने वाला है, बलैया लेने वाला प्रधानमंत्री, ये बलैया ले रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप भी नाचता है। भारत पीस बोर्ड में शामिल नहीं हुआ, भारत पीस बोर्ड में शामिल नहीं हुआ, ना तो इसकी चर्चा की, ना उस पर कोई बात हो रही है, कुछ नहीं। इनडिफरेंट है, इनडिफरेंट इसको कहते हैं, इनडिफरेंट। और नतीजा यह हुआ कि उर्सुला और एंटोनियो कोस्टा पूरा बुके लेकर के पहुंच गया मोदी के पास। पूरा यूरोपियन यूनियन के साथ डील ऑफ द डील ऑफ द डे, मेगा डील, डील ऑफ डील साइन हो गया। सभी देशों के साथ अब एकदम से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, आइए जाइए। इतना ही नहीं, भारत के वर्कफोर्स को अमेरिकी धक्के के साथ, जो एक बड़ा धक्का लगेगा अमेरिकी सैंक्शन या टैरिफ से या उसकी अन्य पॉलिसी से, उस भारत के वर्कफोर्स को यूरोपियन यूनियन लेने के लिए तैयार हो रहा है, अपने दरवाजे खोल रहा है। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, इटली, ये सब अपने दरवाजे खोल रहा है। अब भारत का वर्कफोर्स यूरोप में भी जाकर के काम कर सकता है। हालांकि वहां एक लैंग्वेज बड़ा इशू है। स्पेन में अगर काम करना है तो स्पेनिश आनी पड़ेगी, जर्मनी में आपको जर्मन आना पड़ेगा, स्वीडन में आपको स्विस आना पड़ेगा, फ्रांस में आपको फ्रेंच आना पड़ेगा। अंग्रेजी वहां की दूसरी तीसरी भाषा है, कनेक्टिंग भाषा भी नहीं है। तो एक भाषा की समस्या वहां पर होगी, लेकिन बड़ी तेजी से ये देश भी अंग्रेजी को धीरे धीरे अपना रहे हैं। और हमारे वर्कफोर्स को क्या है, फ्रेंच सीख लेगा, जर्मनी सीख लेगा, जर्मन सीख लेगा और जाकर के स्विस भी सीख लेगा, स्पेनिश भी सीख लेगा। तो भाषा की समस्या आड़े तो आएगी, लेकिन अमेरिका के जैसे तो पूरा हेवन नहीं होगा हमारे वर्कफोर्स के लिए। लेकिन यूरोपियन यूनियन एक अपॉर्चुनिटी खोलने के लिए तैयार है और भारत के वर्कफोर्स को अब्सॉर्ब करने के लिए भी तैयार है।
इस पर भी बात हो चुकी है। अब जब जब चल रही थी, गणतंत्र दिवस पे उर्सुला मेहमान बन रही थी, तो बेचैनी बढ़ गई थी शी जिनपिंग की, बेचैनी बढ़ गई थी अमेरिका की। रूस की कोई बेचैनी नहीं है। उनको मालूम है कि भारत मेरा एक डिपेंडेबल अलाय है। अभी उनकी समस्या है, ये बदमाशी कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप गुंडागर्दी कर रहा है। तो ये जो गुंडागर्दी कर रहा है, इससे वो अपने को थोड़ा-सा डिस्टेंस में बनाए हुए है, कोई बात नहीं। अभी समय बीतेगा जब ये खुद ही क्राइसिस में आएँगे, और क्राइसिस आनी शुरू हो गई है। धर्म पूछ करके चाकूबाजी शुरू हो गई है अमेरिका में, धर्म पूछ करके। तो जिसको ये अभी अभी ये चाह रहे थे कि मिडिल ईस्ट में ये इस्लामिस्ट ऑर्थोडॉक्स को तोड़ने के लिए अपना युद्धपोत भेज रहे हैं, ईरान पर हमले की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान भी अपना मिसाइल का रुख तैयार किया हुआ है। ठीक है, तुम मिडिल ईस्ट पहुंच गए हो, लेकिन अगर कोई इस तरह का कदम उठाओगे तो देखा जाएगा। हालांकि इंटेलिजेंस एजेंसी रिपोर्ट दे रही है कि ईरान के खमेनेई ने बंकर में बना लिया अपने तीसरे पुत्र को, डे टू डे की कार्रवाई के लिए उनको अपॉइंट कर दिया। ये सारी बातें हो रही है, लेकिन सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी की तारीफ क्यों की, शी जिनपिंग ने मोदी की तारीफ क्यों की, भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात क्यों की, भारत को डिपेंडेबल अलाई क्यों कहा, क्यों कहा, क्यों? क्योंकि भारत ने, मोदी ने चुप होकर के बिना कुछ प्रतिक्रिया दिए हुए शांति से अपना काम बखूबी निभाना शुरू कर दिया, और सभी स्टेक होल्डर से बारिंग यूएस अपना खेल शुरू कर दिया। चाइना के साथ भी इनका खेल चल रहा है। चाइना में एक और इंटरेस्टिंग घटना हो गई है मित्रों, इस पर अलग से विस्तार से मैं वीडियो बनाऊंगा। चाइना में जो शी जिनपिंग है, उन्होंने संकेत दिया है कि 2027 तक हम ताइवान को कब्जा कर लेंगे, और यही डील हो रही है। अप्रैल में डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं चाइना। शी जिनपिंग ने इशारा किया है कि हम ताइवान पर हमला कर देंगे। अब इसके लिए कहानी क्या हो रही थी साहब? एक आरोप लगा है शी जिनपिंग के मातहत जो सेकंड इन कमांड थे, उनके ऊपर, और एक दूसरे खिलाड़ी के ऊपर, सिंह झुआ के ऊपर। उनको आरोप लगा कि भाई इन्होंने न्यूक्लियर वेपन की जानकारी अमेरिका को और सीआईए को लीक किया है। उनके ऊपर करप्शन के और एंटी नेशनल गतिविधि का आरोप लगा करके उनको शक कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग टोटल कमांड मिलिट्री का अपने हाथ में सेंट्रलाइज कर लिया है। पहले जो एक कमिटी कमांड करती थी, उस कमिटी में से जो लॉयलिस्ट नहीं था शी जिनपिंग का, उसको उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और इसीलिए जोसेफ स्टालिन के जो बायोग्राफर थे, उन्होंने एक बार कहा था कि डिक्टेटर जो होते हैं वो अपने लॉयलिस्ट को भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनको अपने लॉयलिस्ट से भी खतरा लगता है। तो वही स्थिति अभी हो रही है, और इस सबकी ब्रीफिंग कौन दे रहा है? वॉल स्ट्रीट जर्नल दे रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स दे रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट दे रहा है। चाइना की खबरें वहां जा रही हैं, तो जाहिर है अमेरिकी खुफिया एजेंसी चाइना में एक्टिव है। और इसीलिए जो प्रधानमंत्री की यात्रा हुई थी संघई में, याद कीजिए, हमने विस्तार से इसके ऊपर आपको बताया हुआ है कि प्रधानमंत्री की जान संघई में खतरे में थी। क्यों? क्योंकि वहां अंदर से ही सीआईए के एजेंट जो चाइनीज डिफेंस में है, टॉप डिफेंस हायरार्की में है, उनका कहा जा रहा है कि उनका रिश्ता सीआईए से है, और इसीलिए प्रधानमंत्री की जान खतरे में बताई जा रही थी, और शी जिनपिंग हैरान हो गए थे। और रशियन खुफिया एजेंसी बहुत स्ट्रांग थी, उनको मालूम था, और इसीलिए पुतिन ने अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया था मोदी को। तो मित्रों, भारत एक ऐसी धुरी अब बनते जा रहा है जहां चाइना को लगता है कि भारत के ऊपर डिपेंडेंसी यूरोप की बढ़ती जा रही। यूरोप एक बड़ा मार्केट है चाइना का, अमेरिका बड़ा मार्केट है चाइना का।
तो अमेरिका लगातार सैंक्शनबाजी कर रहा है, टैरिफ खेल रहा है। उसको लग रहा है कि रसिया के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। यूरोप यूनियन पूरी तरह से भारत की तरफ आ रहा है। इंग्लैंड पहले ही फ्री ट्रेड डील करके जा चुका है। कनाडा के साथ भी भारत के संबंध ठीक ठाक हो रहे हैं। अमेरिका के ऊपर जिनपिंग को भरोसा नहीं है कि कभी भी ये बदल जाएगा और ये ट्रंप और मोदी की दोस्ती हो सकती है। तो ये मौका हो कि इंटरनल हमारी हालत, क्योंकि भारत एक मजबूत पड़ोसी राष्ट्र है, वो पाकिस्तान नहीं है, तो भारत के साथ फ्रेंडशिप की डिप्लोमेसी को आगे बढ़ा दो। और इससे उपयुक्त समय कुछ नहीं होगा गणतंत्र दिवस का। तो गणतंत्र दिवस का संदेश दिया और कहा कि भारत के साथ हमारी मित्रता और मजबूत होगी आने वाले दिनों में, और हम दोनों देश परस्पर विश्वास के सहारे, ट्रस्ट के सहारे, बहुत ही मेटिकुलस मैसेजिंग है चाइना का, ट्रस्ट के सहारे भारत और चाइना आगे बढ़ेगा और अपनी दोस्ती को और मजबूत करेगा। डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि भारत हमारा तो स्वाभाविक पार्टनर है, स्वाभाविक दोस्त है, उनसे तो हमारी दुश्मनी हो ही नहीं सकती। तो हम दोनों गणतंत्र दिवस की न सिर्फ शुभकामना दे रहे हैं, बल्कि हम दोनों एक मित्र राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ेंगे और हमारी डेमोक्रेसी और फलेगी फूलेगी, हमारा व्यापार भी फलेगा फूलेगा और हम एक डिपेंडेबल अलाय रहेंगे। इसकी वो शुभकामना दिए हैं गणतंत्र दिवस पर। यूरोपियन यूनियन तो पूरी तरह से साथ में ही खड़ा है, कहने की जरूरत नहीं है, इंग्लैंड वगैरह तो खड़ा ही है। तो मोदी का मासूक बड़ा जल्दी और बड़ा हो गया। सी जिनपिंग भी मोहब्बत करने लगे, डोनाल्ड ट्रंप भी मोहब्बत करने लगे। हालांकि 2-3 दिन पहले अपमानित किया था स्कॉट बेसेंट ने और कहा था कि भारत घुटने पर आ गया और डोनाल्ड ट्रंप की ये जो टैरिफ की जो पॉलिसी थी वो काम कर गई। लेकिन भारत ने कोई जवाब नहीं दिया, मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया, चुप्पी साधे रहा और इधर यूरोपियन यूनियन के साथ मास्टर स्ट्रोक कर दिया, डील कर लिया, मेगा डील कर लिया, अब तक का सबसे बड़ा डील कर लिया। डिफेंस डील हो रहे हैं, हेल्थ केयर का डील हो रहा है, एजुकेशन का डील हो रहा है, मैन पावर को फ्री ट्रांजिट का डील हो रहा है, फ्री इमिग्रेशन का डील हो रहा है। इतने बड़े जो डील हो रहे हैं, उससे नए जो जो मासूक रूठ गए थे, वो मासूक वापस आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी अब आ गए हैं मोदी के खेमे में और जिनपिंग भी आ गए हैं मोदी के खेमे में। अच्छी बात है, मोदी का माशूक बढ़ रहा है और भारत का रसूख भी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।